यह कहानी है एक नॉवेलिस्ट के ज़िंदगी का। हम शॉर्ट में देखेंगे किस तरह उसके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह उसके हाथ एक अलग ही दुनिया का जादुई किताब लग जाता है और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी में चल रहे परेशानियों को उस किताब की मदद से दूर करता है। साथ ही आखिर में उस किताब के साथ वो किस तरह अपनी औकात से बाहर वाली दुनिया में पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है एक हिस्टोरिकल कहानी जहां उसकी मुलाकात वांगजी से होता है और धीरे धीरे उसे उसकी चौंका देने वाली असलियत का पता चलता है। फैन फिक्शन का नाम है मैजिकल बुक ऑफ द हिस्टोरिकल वर्ल्ड। ऐतिहासिक दुनिया में लिंगजी नाम की महिला ने वांगजी से कहा उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने गलती से अपने पति को दूसरे दुनिया में भेज दी। वांगजी ने कहा आखिर लिंगजी ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है, जितना हो सके अपने पति को जल्दी वापस लाए। लेकिन लिंगजी ने कहा वो अपने पति से संपर्क नहीं कर पा रहा, शायद उसका पति इंसानी रूप में नहीं होगा। कृपया वांगजी कुछ करे और उसके पति को वापस लाए। लेकिन वांगजी ने कहा इसमें वो कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो खुद लिंगजी है। वहीं दूसरे तरफ वी यिंग एक राइटर जो नॉवेल और किताब लिखा करता है। लोग उसे इलिंग पेट्रियार्क के नाम से जानते हैं। नॉवेलिस्ट करियर की शुरुआत में उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसकी किताब और नॉवेल्स को बहुत पसंद किया गया, यहाँ तक कि लोगों ने उसे रेयर ऑथर का नाम भी दिया। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद अच्छा रेस्पॉन्स मिलना कम होने लगा और धीरे धीरे लोगों ने उसकी नॉवेल्स और किताब को खरीदना पढ़ना बंद कर दिया। उसकी ज़िंदगी में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ऐसा लगता है ज़िंदगी की संतुलन बिगड़ गई है। इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया। मुझे उसके घटिया इरादों को पहले ही समझ जाना चाहिए था। पहले ही समझ जाना चाहिए था कि उस लड़के को सिर्फ मेरी पैसों से प्यार है। इन सालों में उसने मेरी बहुत पैसे उड़ाए। अगर कभी मौका मिले तो मैं उसे ही उड़ा दूंगा। घटिया इंसान, लालची। इस वक्त मुझे उसकी सपोर्ट की कितना ज़रूरत है, लेकिन उसने क्या किया? उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। खैर, अब वो बस घर में बैठकर ऑनलाइन में पोस्ट देखा और कमेंट ही चेक किया करता है। उसे जानना है आखिरकार लोग उसके बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं। हालांकि उसे ऐसा भी लगता है उसे लोगों की ऑनलाइन कमेंट देखकर बुरा ही लगेगा, तो फिर वो कमेंट चेक ही क्यों कर रहा है। लेकिन फिर उसे लगता है जो भी हो, सच्चाई तो सच्चाई है और सच्चाई से लड़ना सीखना ही होगा, इसलिए वो कमेंट चेक किया करता है। फिर एक दिन वो एक बुक स्टोर पहुंचा। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे एक किताब पसंद आया, लेकिन किताब का कीमत बहुत ज़्यादा था। फिर भी आखिरकार उसने खरीद ही लिया। उस किताब को घर में लाने के बाद से उसके रूम में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगा। वो किताब हर बार जगह बदल लिया करता था। कई बार तो विंग को ऐसा लगा जैसे वही वहाँ रख कर भूल गया होगा। लेकिन यही चीज़ जब बार बार होने लगा तब उसे यकीन हो गया किताब में ही कुछ गड़बड़ है। उसे लगा उसकी ज़िंदगी में एक परेशानी गया ही नहीं था और अब दूसरा परेशानी आ गया। उसके साथ बस बुरा ही हो रहा है। पहले तो उसके किताब को खरीदने के लिए लोग पहले से ही लाइन में लगे हुए होते थे, लेकिन अब तो कोई उसकी किताब को खरीदना तो दूर उसकी किताब की तरफ देखता तक नहीं है। ऊपर से लोग ऑनलाइन में उसकी बुराइयाँ किया करते हैं। कभी कभार तो वो सोचा करता है क्या वाकई वो इतना घटिया स्टोरी लिखने लगा है, या वक्त के साथ लोगों का टेस्ट बदल गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो खुद के लिखावट में बदलाव किया लोगों को वो पसंद नहीं आया, या शायद असलियत ये हो सकता है कि सारे लोग झूठे हैं और नए राइटर को पहले उसी तरह की प्यार दिया करता है और बाद में बुराइयां करने लगते हैं। खैर, अभी ये बात ज़रूरी नहीं है। अभी बात तो ये ज़रूरी है कि आखिरकार वो किस भूतिया किताब को अपने घर खरीद लाया। क्या किस्मत है मेरी। एक अच्छा किताब खरीदना चाहता था और इतने सारे पैसे देकर मैं ये भूतिया किताब खरीद लाया। लगता है भगवान ने दुनिया की सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही डाल दिया है। काश ये मुसीबतें जिस तरह इतना लॉयल है और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, इसी तरह इस दुनिया में कोई एक ऐसा भी इंसान होता जो कभी मेरा साथ ना छोड़ता। अफसोस की बात है, ये सपना सपना ही रह जाएगा। फिर उसे याद आया किताब को खरीदने के बाद से उसने एक बार भी किताब खोलकर नहीं देखा। हाँ, उस किताब ने अगले दिन से ही कारनामे करना शुरू जो कर दिया था। इसी चक्कर में वो किताब को खोलकर पढ़ना तो भूल ही गया। खैर, उसने पहला पन्ना हटाया। उस पन्ने में बड़े अक्षर में लिखा हुआ है गुस्सू क्लाउड्रिसेस। इस शब्द को पढ़ते हुए वो बड़बड़ाने लगा कि मेरी खुद की किताब बिक नहीं रहा और मैं इतने पैसे देकर यह भूतिया किताब खरीद लाया।
दूसरा पन्ना हटाकर देखा तो पूरा पेज खाली है, लेकिन उसने खरीदने से पहले किताब के पन्नों को हटाकर देखा तो था। फिर ऐसा क्या हो गया कि उस वक्त जो जो लिखा था अब कुछ भी लिखा नहीं है। फिर एक बार उसके साथ स्कैम हो गया। वो कितना बेवकूफ़ है, यही सोचते हुए वो हंसने लगा। लेकिन फिर से किताब पर नज़र किया तो देखा पन्नों में लिखा हुआ है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो? असल में तुम एक बहुत अच्छे लेखक हो। इस दुनिया में मौजूद लोग बेवकूफ़ हैं, खास करके जेन जेट जेनरेशन के बच्चे। उनको सच्चाई और गंभीरता से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बस चाहिए रोमांस, रोमांस, सिर्फ और सिर्फ रोमांस। पहले तुम इसी तरह की कहानियाँ लिखा करते थे ना? लेकिन अब तुम अपने कहानियों के जरिए लोगों को एक शांत चरित्र के भावनाओं को महसूस करवाने की कोशिश किया करते हो, जो कि जेन जेट जेनरेशन को उबाऊ लगता है। यह पढ़ने के बाद विंग डर गया। अभी कुछ देर पहले ही उसने देखा था पूरा का पूरा किताब खाली था, लेकिन अभी किताब में उसके बारे में कुछ लाइन लिखा गया और उसे यकीन है ये लाइन उसी के बारे में लिखा गया है। उसने सोचा इस भूतिया किताब को फेंक देना ही सही होगा, लेकिन तभी फिर से किताब में अक्सर आने लगा। मुझे पता है तुम मुझे फेंकने के बारे में सोच रहे हो और तुम सोचते हो कि मैं एक भूतिया किताब हूँ, लेकिन तुम गलत हो। किस्मत ने खुद मुझे तुम्हारे लिए चुना है, तो तुम मुझे भूतिया समझना बंद कर दो और बिना डरे मेरे साथ दोस्ती कर लो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा किस्मत बदल कर रख दूंगा। तुम मन की बात भी पढ़ सकते हो और कहते हो कि तुम भूतिया नहीं हो। मुझे लगता है मेरी ही दिमाग खराब हो गया है। शायद मुझे मेंटल प्रॉब्लम हो गया है, जिस वजह से मैं ऐसी काल्पनिक चीज़ें कल्पना करने लगा हूँ। शायद मेरे ऊपर मंगा मनहुआ का बहुत बुरी तरह से असर हो गया है। खुद को चुटकी काट के देखो, ये सच है। तुम दिमागी रूप से पीड़ित नहीं हो और ना ही मैं कोई भूतिया किताब हूँ। चलो अब तुम उसी तरह अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर दो जिस तरह मैं तुमको बताऊँगा। फिर देखना तुम्हारी किताबें पहले की तरह बिकने लगेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तुम वादा करोगे कि तुम मुझे भूतिया समझना छोड़ दोगे और डरना बंद कर दोगे। बहुत सोचने के बाद आखिरकार विंग ने किताब को अपने पास रखना चुना और उसी तरह किया जिस तरह किताब में लिखा हुआ आता है। पहले तो उसे अपनी किताब छापने में भी बहुत परेशानी हुआ, लेकिन बहुत कोशिश के बाद 1 महीने में उसकी किताब का सारा काम कंप्लीट हो गया और जिस तरह किताब ने कहा था उसी तरह उसका किताब बहुत अच्छे से बिका। किताब बिकने के अगले दिन वो अपने लैपटॉप में लोगों की रिव्यू देखने लगा, जिसे देखकर वो बहुत खुश था। लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, जैसे कि रेयर ऑथर लौट आया, ये हुई ना बात, आपने तो ये बिल्कुल कमाल कर दिया, मुझे पता था आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप कमाल के हैं इलिंग पैट्रियार्क। कमेंट देखकर उसे खुशी भी हुआ और ये भी एहसास हो गया कि ये वही लोग हैं जिसने उसकी बुराइयां किया था, लेकिन वक्त के साथ एकदम गिरगिट से भी तेज इन लोगों ने रंग बदल लिया। फिर इस तरह 2 किताब पब्लिश करने के बाद ही विंग का ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गया। फिर जैसे कि किताब चाहता था, विंग को हमेशा हमेशा के लिए उस किताब को अपने पास रखने का वादा करना पड़ा और किताब ने बताया उसका नाम वंशन है। उसकी शक्ति एक हद तक ही सीमित है और अगर विंग चाहता है कि वो आगे भी इसी तरह मदद करता रहे तो इस बार विंग को अपने अगले नॉवेल में कुछ ऐसा लिखना होगा जिसमें सच्चाई हो। अगर विंग ने ऐसा किया तो उसका यानी वंशन का शक्ति फिर से कुछ महीनों के लिए बढ़ जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत जल्दी उसका शक्ति ख़त्म हो जाएगा और वो विंग का कोई मदद नहीं कर पाएगा। 2-3 दिन तक सोचने के बाद विंग ने फैसला किया अब वो अपनी खुद का लाइफ स्टोरी लिखेगा जिसका एक नॉवेल बनेगा और वो उस नॉवेल का नाम स्टोरी ऑफ माय लाइफ रखेगा। 6 महीने की लंबी छुट्टी के बाद उसने स्टोरी ऑफ माय लाइफ को लॉन्च किया। नाम से ही लोगों को पता चल रहा था कि इस किताब के अंदर जरूर ही रेयर ऑथर इलिंग पैट्रियार्क का स्टोरी लिखा होगा। इस किताब ने लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया और किताब की बिक्री इतना हुआ जितना उनमें से किसी ने सोचा नहीं था, यहाँ तक कि विंग ने भी नहीं। स्टोरी ऑफ माय लाइफ के पब्लिश होने के बाद विंग के एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत हेट और ट्रोलिंग झेलना पड़ा, लेकिन विंग को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस तरह त्यानजो ने उसके साथ किया उस हिसाब से ये सज़ा त्यानजो के लिए काफ़ी है। इस तरह स्टोरी ऑफ माय लाइफ नॉवेल ने लोगों के दिल को छू लिया और इलिंग पैट्रियार्क ने लोगों के दिल में अपने लिए एक अलग ही जगह बना लिया। एक दिन विंग ने सोचा बाहर जाकर नेचर को महसूस करते हुए अगले नॉवेल की तैयारी किया जाए, इसलिए वो एक पार्क में पहुंचा। नज़ारा उसे बहुत खूबसूरत लगा। जब वो लिख रहा था तब कुछ लेडीज़ अपने बच्चों के साथ उस पार्क में पहुंचा और बच्चे खेलते हुए उसके करीब पहुंच गए।
बच्चों को देखने के बाद उसने लिखना बंद किया और बच्चों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करने लगा। फिर वहाँ से घर के लिए निकल गया। लेकिन जब वो बस में था तब उसे एहसास हुआ उसने तो अपनी किताब को वही पार्क में छोड़ दिया। तुरंत बस रोक कर वो वापस पार्क पहुंचा, लेकिन देखा ना ही बच्चे वहाँ है और ना ही कोई किताब मौजूद है। वो बच्चों के साथ हंसी मजाक करने में इतना खो गया था कि उसने अपनी किताब को ही खो दिया। लगता है अब फिर से उसकी ज़िंदगी पटरी से नीचे आने वाला है। दरअसल जब वो बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहा था तब उनमें से एक बच्ची ने किताब यानी वंशन को उठा लिया था। इस तरह विंग ने जादुई किताब वंशन को खो दिया। उस दिन वो किताब विंग के एक्स बॉयफ्रेंड त्यांजो को मिल गया। स्टोरी ऑफ माई लाइफ नॉवेल के वजह से लोगों ने उसे जिस तरह ट्रोलिंग और परेशान किया, उस वजह से वो बदला लेने के लिए विंग का पीछा कर रहा था और वो उस पार्क में मौजूद था जिस पार्क में विंग मौजूद था। उसने बच्ची को किताब उठाते हुए देख लिया था। फिर जब विंग चला गया तब उसने बच्ची से किताब मांग कर ले लिया। घर जाकर जब उसने किताब खोलकर देखा, पूरा किताब खाली था। उसे लगा इस किताब में तो कुछ है ही नहीं, फिर विंग इस किताब को लेकर क्यों घूम रहा था? क्या विंग उसे बदनाम करने के लिए एक और प्लानिंग कर रहा होगा? लेकिन किताब ने बताया उसका नाम वंशन है और वो एक जादुई किताब है। वो त्यांजो के ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। सच्चाई पता चलने के बाद त्यांजो ने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू किया जैसे किताब ने करने को कहा, और वाकई उसका ज़िंदगी भी बिल्कुल विंग के ज़िंदगी के तरह ही बदलने लगा। लोग उसे और उसके किए कारनामों को भूल चुके थे। ऑनलाइन ट्रोलिंग बंद हो चुका था। 2 दिन बाद जब विंग ने लैपटॉप ऑन करके देखा तो पता चला अब ट्रोलिंग त्यांजो का नहीं बल्कि उसका हो रहा है। ये देखकर उसे समझने में देर नहीं लगा कि जादुई किताब हो ना हो त्यांजो के पास ही है। जरूर ही त्यांजो बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है और अब त्यांजो को भी जादुई किताब की सच्चाई पता चल गया। गद्दार, वो किताब भी गद्दार निकला। मुझे तो शुरू से ही उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। आखिरकार उसने मेरी सच्चाई त्यांजो को बता ही दिया और उस धोखेबाज का साथ देने का फैसला किया। वाकई इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी लॉयल इंसान हो या चीज़ नहीं रहा। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उस किताब पर विश्वास किया। मैं ही बेवकूफ़, इडियट। विंग ने सोचा चलो उस किताब को भूल जाते हैं और सब कुछ खुद से ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ और एक रात उसे सपना आया जहां उसने देखा त्यांजो ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। लोगों की उसके प्रति ट्रोलिंग इतना बढ़ चुका था कि उसे काउंट्री छोड़कर भागना पड़ा और सब कुछ छोड़कर भागने के बावजूद कुछ ठीक नहीं हुआ तो वो वापस अपने घर चला आया। जागने के बाद उसे एहसास हुआ अगर सपने में देखी गई हालात पैदा हो भी गया तो भी काउंट्री छोड़कर भागने से कुछ बदलेगा नहीं। फिर अगले दिन शॉपिंग करते वक्त मार्केट में उसे त्यांजो मिला और इस बार त्यांजो ने डायरेक्ट उससे कहा अब वो विंग यानी इलिंग पैट्रिया का सच और पहचान पूरे पब्लिक को बता देगा। यह सुनने के बाद विंग को झटका लगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया इस बार वो वंशन को वापस पाकर ही रहेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन क्या सच में वो वंशन को वापस हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? अगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो फिर उसकी सच्चाई रिवील हो जाएगा, यानी कि जिस तरह वो एक आम इंसान की ज़िंदगी जी रहा है उसकी सच्चाई और फेस रिवील होने के बाद वो इस ज़िंदगी को खो देगा। लेकिन अचानक से हालात बदलने लगा। वंशन के चक्कर में विंग और त्यांजो के अंदर फिर से एक दूसरे के प्रति प्यार का भावना जागने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई विंग और त्यांजो फिर से एक साथ हो जाएंगे या बात कुछ और ही है? कभी कभी विंग और त्यांजो को ऐसा लगता था जैसे वो दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों को पुराने दिनों की याद आने लगता था और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे के बिना जी ही नहीं पाएंगे। हालांकि इन सब के बाद भी उन दोनों को पता था उन दोनों के बीच एक लड़ाई चल रहा है, इसलिए वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे। लेकिन एक दिन त्यांजो ने खुद आकर विंग से कहा उसे एहसास है कि उसने गलतियां किया है। बुरे हालात में उसने विंग को अकेला छोड़ दिया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सच तो ये था कि उसने विंग के साथ रिलेशन इसलिए रखा था क्योंकि उस वक्त विंग एक हाई रैंक में राज करने वाला ऑथर हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है विंग के पास पैसा भी बहुत था। उसने बस पैसे के लिए विंग का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे तो सच में विंग से प्यार है। उसने खुद को साबित करने का एक मौका मांगा।
पहले तो विंग ने भी माफ़ कर दिया और खुद को साबित करने का मौका दिया, लेकिन जैसे ही वंशन उसके हाथ लगा उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया और इंटरनेट की दुनिया से त्यांजो का ट्रोलिंग भी ख़त्म कर दिया। पहले विंग त्यांजो के साथ रिलेशन में इसीलिए था क्योंकि उसे लगा था त्यांजो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और हर एक सिचुएशन में उसका साथ देगा, लेकिन असलियत पता चलने के बाद उसने कभी त्यांजो को माफ़ किया ही नहीं। उसने तो बस वंशन को वापस हासिल करने के लिए ड्रामा किया था। उसने वंशन से कहा त्यांजो के ज़िंदगी से उसका नाम और उसके ज़िंदगी से त्यांजो का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। तो वंशन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन वक्त के साथ साथ विंग को एहसास होने लगा कि शायद वो वंशन के शक्तियों के लपेट में आ गया है और वंशन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक रात उसने फिर से एक सपना देखा जहां उसने देखा कि वंशन अकेला नहीं बल्कि उसका एक पार्टनर भी है, जो है एक ऐतिहासिक ब्रश जिसका नाम है लिंगजी, और लिंगजी एक फीमेल ब्रश है। यह देखने के बाद विंग जाग गया और उसे ये पागलपन लगा। लेकिन हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि क्या सच में वंशन एक मेल किताब है? ओहो, ये सब पागलपन है। लगता है इस बार मैं सच में पागल हो गया हूँ। मुझे किसी साइकाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ओह डैम इट। फिर विंग को एहसास होने लगा वंशन बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगा है। वो कभी ये करने को बोलता है तो कभी वो करने को। इसी तरह से वो अपने बातों को बदलने लगा था। विंग को लगा शायद फिर से उसे एक ऐसी कहानी लिखना होगा जो सच्ची घटना पर आधारित हो। इसी चक्कर में उसने अपनी मॉम डैड की लव स्टोरी लिखकर लॉन्च कर दिया। किताबें बिक्री तो हुआ, लेकिन वंशन ठीक नहीं हो पाया। विंग को लगा कहानी में उसने बस वही लिखा था जिस बारे में उसके डैड ने उसे बताया था, और भी बहुत सारी बातें रहे होंगे जिस बारे में उसके डैड ने उसे नहीं बताया और वो किताब में लिख नहीं पाया। पूरी सच्चाई ना होने के वजह से शायद वंशन को पूरा शक्ति मिल नहीं पाया। हाँ, विंग के हिसाब से यही हुआ होगा। लेकिन अब तो वंशन बातें भी भूलने लगा था, यहाँ तक कि वो खुद को भी भूल जाया करता है और उसे चीज़ें याद दिलाना पड़ते हैं। कभी कभी विंग को वो गलत सुझाव भी देने लगा था। वंशन की इस हालात को देखते हुए विंग ने सोचा अगर वो एक ऐसी कहानी लिखकर पब्लिश करेगा जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता है तो शायद वंशन पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तो उसने एक ऐसा किताब लिखा जिसके अंदर बचपन और मौज मस्तियाँ ही भरा हुआ था। मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक उसने अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और जो कर्मकांड किया था उन सब के बारे में लिखकर उसने पब्लिश कर दिया। इस बार भी बिक्री अच्छा हुआ। लोगों ने उस किताब को बहुत खरीदा और पढ़ने के बाद सबके पुरानी यादें ताज़ा हो गया। विंग ने इस बार सबके ज़िंदगी में खुशियाँ तो भर दिया था, लेकिन उसकी परेशानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वक्त के साथ वंशन विंग को पूरी तरह भूल चुका था। साथ ही उसे पहले के कारनामे भी याद नहीं था, यानी कि उसने विंग के ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए क्या क्या किया वो उन सब चीज़ों को भूल चुका था। अब जाके विंग को यकीन हो गया जरूर वंशन के अंदर कुछ अलग ही परेशानी चल रहा होगा, इसलिए उसने तय किया अब वो वंशन को अपने पास नहीं रखेगा और फेंक देगा। उस रात सपने में उसने देखा वंशन कोई किताब नहीं बल्कि ऐतिहासिक दुनिया से आया हुआ एक जीता जाता जवान लड़का है। उसने देखा वंशन उससे माफ़ी मांग रहा है क्योंकि उसने विंग को गलत सुझाव दिया और वो बातों को भूलने लगा था। साथ ही उसने कहा उस रात विंग के जगह उसे मर जाना चाहिए था। जागने के बाद विंग ने सोचा उसे वंशन से शायद इतना लगाव हो गया था कि वंशन को फेंकने के बाद भी उसे उसी का सपना आ रहा है। मुझे पहले की तरह जीना होगा। मुझे ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि मैं पहले वाला ईलिंग पैट्रियार्क नहीं रहा। इन महीनों में जो भी हुआ वो सब उस जादुई किताब वंशन का कमाल था। मुझे अब खुद फिर से पहले की तरह बनने की कोशिश करना पड़ेगा। सोच रहा हूँ मैं लंबे वक्त के लिए छुट्टी ले लूँ और अगली बार मेरी जो किताब या नॉवेल पब्लिश होगा वो इस जादुई किताब वंशन के बारे में होगा। लेकिन सुबह सुबह उसे झटका लगा जब उसने वंशन को वापस उसी जगह में देखा जहाँ वो हमेशा उसे रखा करता था। वो हैरान हो गया। उसे याद है कि उसने इस जादुई किताब को फेंक दिया था। फिर ये किताब वापस से यहीं पर क्या कर रहा है? या फिर क्या वो सपना देख रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इस किताब को कभी फेंका ही नहीं था, लेकिन जब उसने किताब के पन्ने को हटाकर देखा तब उसे यकीन हो गया कि कल उसने सच में इस किताब को फेंक दिया था। उसने फिर से वंशन को फेंक दिया, लेकिन अगले सुबह होते ही विंग को वंशन वापस से उसी जगह में दिखाई दिया जिस जगह में वो हमेशा वंशन को रखा करता था। इसी तरह उसने कई बार फेंका और वंशन भी बार बार वापस आता रहा।
विंग को डर था कहीं वंशन उसके ज़िंदगी में और परेशानी पैदा ना कर दे, इसलिए इस बार उसने वंशन को जलाकर ख़त्म करने के बारे में सोचा। फिर उसने जलाने के लिए पन्नों को फाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वंशन के अंदर से एक तेज रोशनी निकला और अगले ही पल विंग ने जब आंखें खोला, उसका पूरा दुनिया बदल चुका था। उसके आसपास मौजूद घरों को देखकर ऐसा लग रहा था ये कोई ऐतिहासिक कबीला है। नज़ारा उसे बिल्कुल वैसा लगा जैसे वो हिस्टोरिकल ड्रामास में देखा करता था, लेकिन ये क्या, उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा। ओह अच्छा, अब समझा, वो ज़मीन पर लेटा हुआ है, इसलिए शायद उसे नज़ारा टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहा है। तो वो तुरंत उठकर देखने लगा। अब उसे यकीन हो गया उसके आसपास मौजूद नज़ारा वाकई हिस्टोरिकल ड्रामास में मौजूद कबीलों की तरह है। तभी आवाज़ आया, तुम्हारा स्वागत है। विंग ने मुड़कर देखा, पीछे एक व्यक्ति मौजूद है जिसने सफ़ेद और हल्की नीले रंग का हानफो पहना है। विंग उसे देखता रहा और कुछ पल बाद वो हंसने लगा। अच्छा, तो ये बात है। देखो, मुझे नहीं पता मैं कैसे शूटिंग साइड में आ गया। मैं तो अपने घर में था, अपने रूम में मौजूद था और कुछ काम कर रहा था। जब मुझे होश आया, यहाँ पहुँच चुका था। मुझे माफ़ करना। क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ से निकलने का रास्ता किधर है? शूटिंग साइड, ये क्या होता है? इस दुनिया में इस तरह की कोई काम नहीं होता। फिर उसने बताया विंग वंशन के साथ दूसरे दुनिया से यहाँ आ गया है। तभी विंग को दूसरे तरफ एक मर्द और महिला की आवाज़ सुनाई दिया। आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है महिला उस व्यक्ति से बहुत गुस्सा और नाराज़ है। फिर वो दोनों वांगजी और विंग के पास पहुंच गया और विंग को देखते ही लिंगजी ने मुंह फेर लिया। व्यक्ति ने बताया वो वंशन है और उसके साथ मौजूद महिला उसकी पत्नी लिंगजी है। विंग को अब समझ आया उसने सपने में जो कुछ देखा था वो सब सच था। वंशन भले ही एक किताब है, लेकिन उसका एक इंसानी रूप भी है और ये महिला लिंगजी वंशन को पूरा करने वाली ऐतिहासिक ब्रश है। दरअसल मस्ती मस्ती में लिंगजी ने वंशन के ऊपर दूसरे दुनिया के बारे में लिख दी थी, जिस वजह से वंशन डिजिटल दुनिया में पहुंच गया था। उसके बाद से सालों तक उसका लिंगजी के साथ कनेक्शन टूट गया था, क्योंकि डिजिटल दुनिया में उसे किसी एक्सपर्ट ने उठा लिया था, फिर बेच दिया। लेकिन सालों तक किसी ने नहीं खरीदा और ना ही उसके पन्नों को हटाकर देखा गया। लेकिन जब विंग ने खरीद कर पन्नों को हटाया, तब फिर से लिंगजी और वंशन एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए। उस वक्त लिंगजी तो चाहती थी वंशन तुरंत वापस लौट आए, लेकिन वंशन विंग का मदद करना चाहता था, क्योंकि विंग के वजह से ही उसका वापस जाना मुमकिन हो रहा था। उसने विंग के परेशानी के बारे में लिंगजी को बताया और लिंगजी भी मदद करने को तैयार हो गई। लेकिन वक्त बीतता गया और वंशन वापस गया ही नहीं, जिस वजह से लिंगजी को गुस्सा आया और वही वंशन को खराब करने लगी। यानी वंशन का भूलने की बीमारी और विंग को गलत गलत सुझाव देना, वो सब लिंगजी का किया धारा था। फिर जब विंग ने वंशन को फेंका, तब वंशन इसलिए वापस आ जाता था क्योंकि उस वक्त उसकी पन्ने बंद होता था और इस तरह वो अपनी दुनिया में वापस लौट नहीं सकता था। लेकिन जब विंग ने उसे फाड़ना शुरू किया, तब फाड़ने के वजह से संतुलन बिगड़ गया और वो भी वंशन के साथ ऐतिहासिक दुनिया में पहुंच गया। अच्छा, तो जो कुछ हुआ था वो सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद वांगजी ने वंशन और लिंगजी को वापस किताब और ब्रश बनाकर एक बॉक्स के अंदर रख दिया। क्या मैं जान सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब भी ये दोनों इंसानी शरीर में होता है, बस गड़बड़ ही करता रहता है। इन दोनों का इस तरह रहना ही अच्छा है। इस तरह शायद वो 2 से 3 हो जाए। लेकिन वो दोनों तो इस वक्त एक किताब और ब्रश बनकर अंदर रह रहा है। फिर कैसे? मैं समझ गया। जब वो दोनों एक साथ होते हैं, तब किताब और ब्रश बनकर रहता है, और जिस वक्त वो दोनों इंसानी रूप में होते हैं, तब सिर्फ कांड करता रहता है। इसलिए आज तक वो दोनों 2 से 3 नहीं बन पाए। यह सुनकर विंग अजीब तरह से हंसने लगा, जैसे वो कंफ्यूज हो। फिर उसने पूछा आखिर वो अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकता है। लेकिन वांगजी ने साफ साफ कहा उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर इस बारे में किसी को कुछ पता होगा तो वो है वो 2 पति पत्नी वंशन और लिंगजी। अरे क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। आप समझ रहे हैं ना? मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। मुझे वहाँ बहुत काम है। प्लीज़ मुझे अपनी दुनिया में भेज दीजिए। मैंने पहले ही कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे लगता नहीं उन 2 पति पत्नी को भी इस बारे में कुछ पता होगा।
दूसरे दुनिया की रास्ता खोलने वाली लिंजी है, उससे कुछ गलती हो गई थी जिससे दूसरे दुनिया का रास्ता खुल गया था और उसका पति तुम्हारे दुनिया में पहुंच गया था। अब वो अपने पति को वापस लाने में कामयाब हो गई है, लेकिन उसने फिर से एक गलती कर दी, वो तुम्हें भी यहाँ खींच लाई। उस दिन के बाद से जब भी वंगशन और लिंजी को वापस इंसानी रूप में लाया जाता था, तब वुयिंग उन दोनों से दूसरे दुनिया में लौटने के बारे में बातें करने की कोशिश किया करता था। लेकिन जवाब जानने से पहले ही वो दो पति पत्नी कुछ ऐसा कांड कर देते थे जिस वजह से वांगजी उन दोनों को वापस से किताब और ब्रश बनाकर बॉक्स में डाल दिया करते थे। तो इस तरह कई बार कोशिश करने के बावजूद वुयिंग अपने दुनिया में वापस लौटने के बारे में कुछ जान नहीं पाया। लगता है मुझे अपने दुनिया के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए। वैसे भी मैं हमेशा अपने नॉवेल्स और किताबों के लिए ऐसी दुनिया को बस कल्पना ही किया करता था। इस बार मेरे पास मौका है, एक अनोखा मौका। मुझे लगता है मुझे इस ऐतिहासिक दुनिया में ट्रैवल करना चाहिए, ताकि जब भी मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊँ तो इस दुनिया के बारे में डिटेल में लिख सकूँ। उस दिन से ही वो ऐतिहासिक दुनिया में घूमने फिरने लगा। उसने वहाँ बहुत मज़े किया, कई तरह की चीज़ें देखे, फेस्टिवल घूमे, कई तरह के खाने का टेस्ट चखा, लोगों से मिले, बातचीत की और उनके पहनावे का नाम जाना। इन वक्त को उसने अपने फ़ोन में सेव कर लिया था ताकि वो अपने अनुभव को भूल ना जाए और जब भी वापस अपनी दुनिया में लौटे तो डिटेल के साथ एक नॉवेल लिख सके। लेकिन कुछ दिनों के बाद फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया। उसने फ़ोन को सबसे छुपा कर रखा था, लेकिन अब बैटरी ख़त्म होने के बाद वो दुखी हो गया। अब वो किस तरह हर चीज़ को कैद करेगा। जब कोई चारा नहीं मिला तब वो वांगजी के पास पहुंचा और पूछने लगा क्या उसे चार्जर, करंट और स्विच बोर्ड मिल सकता है, उसे फ़ोन चार्ज करना है। वांगजी ने पूछा आखिर ये है क्या। वुयिंग ने कहा ये उसके दुनिया का एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना इंसान एक पल नहीं रह सकता। एक पल के लिए तो इंसान बिना दिल के भी जीने को तैयार हो जाए, लेकिन फ़ोन के बिना इंसान मर ही जाएगा। वुयिंग के मुंह से इतना गंभीर बात सुनने के बाद वांगजी ने अपने शक्ति से फ़ोन को रिचार्ज कर दिया। यह देखने के बाद तो खुशी के मारे वुयिंग वांगजी के गले से लग गया और कहने लगा वांगजी का बहुत बहुत शुक्रिया, वांगजी के मदद के बिना तो वो मर ही जाता। अब वुयिंग को बैटरी की कोई परवाह नहीं था, क्योंकि जब भी बैटरी ख़त्म हो जाता था तब वांगजी फिर से रिचार्ज कर दिया करता था। पूरे दिन घूमने फिरने के बाद वुयिंग फ़ोन में जो भी कैप्चर करता था, शाम के वक्त वो उन वीडियोस को वांगजी के साथ देखा करता था। इस तरह उन दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। इसी तरह एक दिन अकेले घूमते घूमते वुयिंग एक सुनसान जगह में पहुंच गया और जब वो वीडियो बना रहा था तब किसी ने उस पर हमला किया। उसके बाद जब उसकी आंखें खुला, देखा सामने वांगजी मौजूद है। वांगजी ने कहा वुयिंग को इस तरह अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो वुयिंग के दुनिया में नहीं है। वुयिंग ने पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था, वो तो कहीं और था, फिर यहाँ कैसे पहुँचा। वांगजी ने कहा घूमते घूमते वुयिंग एक कबीले के शमशान में पहुंच गया था, जहां उस कबीले के पूर्वजों का कब्र रखा हुआ है। वहां एक आत्मा ने वुयिंग पे हमला कर दिया था। सच सुनकर वुयिंग डर गया, उसे तो पता ही नहीं था वो एक शमशान है। वांगजी ने वुयिंग के पैर में मौजूद कपड़े को हटाकर दिखाते हुए कहा उस आत्मा ने वुयिंग को श्राप दे दिया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये कोई बड़ा श्राप नहीं है, इसलिए वो इस श्राप को 3 दिन में ख़त्म कर सकता है। वुयिंग ने देखा श्राप के वजह से उसका पैर काला पड़ चुका है। तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। चिंता मत करो, इसे हटाने के लिए मुझे 3 दिन लगेंगे, फिर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे और हम बहुत सारे जगह घूमने जाएंगे। वुयिंग ने में जवाब दिया और उसकी आंखें गीला पड़ गया। ये देखकर वांगजी ने गले से लगा लिया। ये दुनिया दिखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है, ये बात तुम्हें याद रखना होगा वुयिंग। मैं समझ गया। उस दिन से वांगजी वुयिंग के साथ हर जगह जाने लगा और इस तरह वुयिंग ने अपने नॉवेल के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया। फिर एक दिन घूमते घूमते वो दोनों शहर के बीच मौजूद पुल में पहुंचा। मौसम सुकून से भरा हुआ था और आसपास का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था, क्योंकि इस वक्त सभी पैरों में लाल गुलाबी फूल खिले हुए थे। वुयिंग ने नज़र पुल के नीचे किया, जहाँ कुछ नाव मौजूद है और नाव में बैठकर कई लोग शहर के दूसरे तरफ जा रहे हैं। ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत है। मानता हूँ ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है।
लेकिन इस दुनिया में आने के बाद से मुझे कभी सर दर्द नहीं हुआ और ना ही कोई बोझ महसूस हुआ है। तुम्हें हमारा दुनिया पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। वैसे तुम्हें अपनी दुनिया में बोझ महसूस क्यों होता था? मुझे ऐसा लगता है उस दुनिया में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। भले ही उस दुनिया में इस दुनिया की तरह खतरा नहीं है, लेकिन मुझे उस दुनिया में बहुत बोझ महसूस होता था। मैं हर दिन अपने काम के बारे में सोचा करता था, जिस वजह से मेरे सर पर दर्द होने लगता था। साथ ही इतनी मेहनत के बाद किताब लिखकर पब्लिश करने के बाद जब लोगों को पसंद नहीं आता था, तब सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगते हैं, भला बुरा कहते हैं। उस दुनिया में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और वो है फ़ोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट। पता है कभी कभी चीज़ इतने हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। मेरे उस दुनिया में इंसानियत ख़त्म हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे उस दुनिया में इंसान जानवरों की तरह और जानवर इंसानों की तरह पेश आते हैं तो भी कुछ गलत नहीं होगा। उस दुनिया में इस तरह की प्यार नहीं है जो मैंने इस दुनिया में देखा। इसलिए मुझे लगता है तुम्हारा ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत और अच्छा है। कम से कम मेरे उस दुनिया से तो बहुत अच्छा है हांग वांगजुन। यह कहते हुए विंग ने वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुराया और ये मुस्कान वांग जी के आंखों में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। फिर एक दिन वांग जी अकेला ही शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। विंग के पूछने पर उसने बताया आज वो किसी खास इंसान से मिलने जा रहा है। विंग ने पूछा क्या वो साथ नहीं जा सकता। वांग जी ने कहा वो साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता ऐसा करने से सामने वाला इंसान को अच्छा लगेगा या बुरा, इसलिए वो विंग को लेकर नहीं जाना चाहता। तो विंग ने कहा क्यों ना वांग जी उसे भी साथ लेकर जाए, वो शहर में अकेला घूम लेगा। वांग जी ने कहा हाँ ये भी ठीक है, तो फिर चलो विंग भी साथ चल सकता है। शहर पहुंचकर विंग ने देखा वांग जी जिस काम के लिए आया है इसे उसके दुनिया में डेट कहा जाता है। वांग जी एक लड़की से मिलने आया है। इतने दिनों में विंग ने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। खैर पूरे 2 घंटे बीत जाने के बाद लड़की चली गई और वांग जी विंग के पास पहुंचा। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे यहाँ के लोग भी डेट में जाया करते हैं। क्या 2 घंटे तक तुम जिस काम में थे उसे हमारे दुनिया में डेट कहा जाता है। लोग डेट करते हैं ताकि एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे के साथ समय बिता सके और आखिर में जाकर शादी करे या ना करे ये तय कर सके। अच्छा, तुमने सही कहा। वो एक राजकुमारी है और उसे हमारे कबीले के बड़े लोगों ने मेरे लिए चुना है। अच्छा है। इतना कहकर विंग आगे आगे जाने लगा। जाहिर सी बात है उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस दिन के बाद से 4 दिनों तक विंग कहीं घूमने नहीं गया और इन 4 दिनों में हर दिन वांग जी ने विंग को घूमने के बारे में पूछा, लेकिन विंग ने हर बार मना कर दिया। फिर एक शाम वांग जी ने चाय के लिए बुलाया और इस बार विंग भी पहुंचा। चाय पीते पीते न जाने उसे क्या हो गया। उसने पूछा क्या वांग जी को पता है वो वांग जी के साथ कितना खुश था। वांग जी ने कहा उसे ये कभी महसूस नहीं हुआ। विंग ने कहा उसे वांग जी के साथ घूमते वक्त बहुत अच्छा लगता है। उसके दिल में वांग जी के लिए एक अलग ही जगह बन चुका है। ये सब कहने के बाद चाय खत्म करके विंग चला गया। आधी रात तक बैठकर सोचने के बाद वांग जी को एहसास हुआ शायद विंग उससे कहना चाहता था कि विंग उसे पसंद करता है या तो प्यार करता है। आधी रात को ही वो तुरंत विंग के रूम में पहुंचा और बातें क्लियर करने के बाद उस रात उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद विंग ने गौर किया लेन कबीले के बड़े लोगों के बीच वांग जी को लेकर कुछ तो चल रहा है। जब उसने पता करने की कोशिश किया तो पता चला आधी रात को एक गुप्त सभा रखा जा रहा है जिसमें वांग जी कह रहा है वो विंग से शादी करना चाहता है और उस राजकुमारी का रिश्ता वो स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन बड़े लोगों ने कहा विंग इस दुनिया का नहीं है, वो कभी भी इस दुनिया से गायब हो सकता है, तो वांग जी विंग से शादी नहीं कर सकता। अब वांग जी को दूसरे दुनिया का रास्ता खोल देना चाहिए ताकि विंग अपने दुनिया में वापस लौट सके। लेकिन वांग जी ने कहा वो शुरू से ही विंग को वापस लौटने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने हर बार दूसरे दुनिया के रास्ते के बारे में विंग से झूठ कहा। विंग को नहीं पता कि दूसरे दुनिया के रास्ते का मालिक वांग जी खुद है। वो मानता है कि तीसरी बार वो रास्ता लिंग जी के गलती के वजह से खुला था और उसके बाद से वो भी उस रास्ते को खोल नहीं पाया था। लेकिन वंशन के वापस आने के बाद से फिर से उस रास्ते को खोलने की नियंत्रण उसके पास है। विंग उसका पत्नी है जो 2500 साल पहले गुजर गया था।
लिंगजी उन दोनों की बेटी है। विंग के पास पिछले जन्म की यादें नहीं हैं। वो विंग को सब कुछ याद दिलाना चाहता था। विंग के दिल में उसके लिए प्यार है या नहीं, ये पता करने के लिए ही वो राजकुमारी से भी मिला था और अब उसे सच पता है। लेकिन बड़े लोगों ने कहा उनको भी पता है विंग वांगजी का पत्नी है जो 2500 साल पहले गुजर गया था। लेकिन वांगजी विंग से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक विंग का जन्म इस दुनिया में ना हो। उनके कबीला में मौजूद इंसान भले ही बेवुशियान का पुनर्जन्म है, लेकिन वो विंग उनके दुनिया से नहीं है। अगर वांगजी विंग से शादी करना चाहता है तो फिर वांगजी को विंग के मरने तक इंतजार करना होगा ताकि विंग उनके दुनिया में पैदा हो सके। यहाँ से विंग को पता चला असल में वांगजी को शुरू से ही पता था वो बेवुशियान यानी वांगजी के पत्नी का पुनर्जन्म है। वांगजी को ये बात पहले से ही पता था, इसलिए उसने हर बार विंग को अपने दुनिया में वापस लौटने से रोकने के लिए झूठ कहा। विंग को तो लगा था वांगजी एक 25 साल का जवान लड़का है जो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ से उसे पता चला वांगजी तो कम से कम 3000 सालों से जिंदा है। इतना ही नहीं, शायद इस दुनिया में मौजूद हर इंसान 100,000 सालों तक जीते हैं। उसे तो अब पता चला लिंगजी वांगजी और बेवुशियान की बेटी है। अगर वांगजी पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है तो फिर कबीले के बड़े लोग क्यों चाहते हैं कि वांगजी फिर से शादी करे? क्या अगर वो इस दुनिया में नहीं आता तो वांगजी भी उस राजकुमारी से शादी कर लेता? ओह, ये वांगजी भी धोखेबाज निकला। अगर वांगजी को अपने पत्नी बेवुशियान से इतना ही प्यार था तो फिर वो किसी और के साथ डेट पे क्यों जाता? या फिर कुछ देर पहले वांगजी ने जो कहा था कि वो बस विंग को आजमा रहा था, वही सच है? हाँ, वही सच है, क्योंकि उस दिन जब वांगजी राजकुमारी से मिलने गया तब उसने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि उसकी पत्नी का पुनर्जन्म हो चुका है और वह बहुत जल्द अपनी पत्नी के पुनर्जन्म से शादी करने वाला है। फिर अगले दिन शाम को विंग ने कहा वो अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहता है। उसके दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उसके इंतज़ार में होंगे। इस दुनिया में मौज मस्ती करते हुए वो अपनी दुनिया के बारे में भूल ही गया था। वो भूल गया था कि उस दुनिया में उसका घर परिवार है और एक प्रेमी भी है जो उससे बहुत प्यार करता है। अगर वांगजी कुछ मदद कर सकता है तो ज़रूर करे और उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दे। वो उस दुनिया में जाकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, लोगों के दिल में अपने लिए और जगह बनाना चाहता है। उसे अपनी डिजिटल दुनिया की आदत है। वो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। वो और अच्छे अच्छे किताबें लिखना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, अपने प्रेमी के साथ वक्त बिताना चाहता है। ये सब सुनकर वांगजी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने मन की बात छुपा लिया। उसने कहा उसे विंग के साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है विंग ने उसके किसी भी बातों को बुरा नहीं माना होगा। पहले उसने दूसरे दुनिया के रास्ते के बारे में झूठ कहा, इसके लिए उसे माफ़ कर दे। विंग ने कहा उसने वांगजी के किसी भी बात को बुरा नहीं माना है। वांगजी ने उसे ऐतिहासिक दुनिया में घूमने में मदद किया, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े दिए और एक बार तो उसका जान भी बचाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वांगजी ने विंग को वापस अपने दुनिया में भेज दिया। उस दिन के बाद से वांगजी को अकेलापन सताने लगा। उस दुनिया में विंग का भी हाल एक जैसा था। फिर भी उसने ऐतिहासिक दुनिया के बारे में एक बड़ा सा नॉवेल 6 महीना में तैयार करके पब्लिश कर दिया, जो लोगों को बहुत पसंद आया। और उस नॉवेल को पब्लिश करने के बाद से विंग फिर से टॉप राइटर के नंबर 1 रैंक पर राज करने लगा। लेकिन विंग को एहसास हुआ आजकल उसे बहुत आलस महसूस होता है। उस तरफ ऐतिहासिक दुनिया में एक रात वांगजी ने सपने में देखा विंग एक बच्चे को जन्म दे रहा है। ये देखने के बाद वो आधी रात को ही उठकर तुरंत डिजिटल दुनिया यानी कि सीधे विंग के रूम में पहुंच गया। देखा विंग सो रहा है। उसने धीरे कपड़े हटाकर विंग के पेट में हाथ रखकर कुछ महसूस करने की कोशिश किया। फिर 2 मिनट बाद राहत के सांस छोड़ा। दूसरी तरफ ऐतिहासिक दुनिया में कबीले में मौजूद बड़े लोगों के बीच हंगामा होने लगे और वही वंशन और लिंगजी एक कोने में खड़े रहकर इस नज़ारा को देख रहे हैं। पिताजी फिर से दूसरे दुनिया में चले गए। ये तीसरी बार है जब वो माँ के लिए दूसरे दुनिया में पहुँच गए। हाँ, आखिरकार वो फिर से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन उन बुड्ढों को इतना परवाह क्यों हो रहा है? कुछ तो ऐसी बात होगी जो उन बुड्ढों को परेशान करते हैं। दरअसल हजारों साल पहले पिताजी ने उस रास्ते को 2 बार खोला था, तब भी ये बुढ़े लोग उस बात के खिलाफ थे। फिर पिताजी ने तय किया था वो उस दुनिया के रास्ते को तीसरी बार तभी खोलेंगे जब बहुत ज़रूरी काम होगा। लेकिन मैंने ये मौका पिताजी को दिया ही नहीं।
क्योंकि तीसरी बार उस रास्ते को खोलने वाली व्यक्ति मैं थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे शब्द लिख दी थी जिस वजह से वो रास्ता गलती से खुल गया था और तुम उस दुनिया में पहुंच गए थे। यानी चौथी बार में पिताजी उस रास्ते को खोल रहा है। अब लैन कबीले के बुजुर्ग आखिरकार क्यों नहीं चाहता कि उस रास्ते को खोला जाए, ये कहानी के आखिर में पता चलेगा। अगले दिन जब विंग जागा, आसपास मौजूद चीज़ें और रूम के दीवारें उसे अलग लगा। खैर, उठकर कुछ पल बैठने के बाद वो तुरंत दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। देखा वो फिर से ऐतिहासिक दुनिया में आ चुका है और जिस रूम में वो सो रहा था वो रूम उसे वांगजी के रूम की तरह लगा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद देखा वांगजी आ रहा है। वाह, क्या नज़ारा है! क्या सुबह है, क्या दिन है, क्या वक्त है! मैं फिर से इस दुनिया में आ गया। ये सपना भी ना, अब मुझे सच में साइकाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही होगा। किसके पास जाना होगा? ये सपना ही है ना? हाँ, ये सपना ही होगा। नहीं, ये सपना नहीं है। तुम इस दुनिया में आ चुके हो और अब यहाँ से किसी के पास नहीं जाने वाले। कुछ देर पहले जिसका भी नाम लिया था भूल जाओ। यह सुनने के बाद तो विंग बेहोश हो गया और वांगजी उठाकर ले जाने लगा। विंग वाकई ऐतिहासिक दुनिया में वापस आ चुका है, ये यकीन होने के बाद वांगजी ने बताया विंग 6 महीने गर्भ से है। क्या? घर से? तुम्हारा मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ? वांगजी ने कहा हाँ, शायद विंग के आधुनिक भाषा में यही कहते होंगे, लेकिन विंग बुरी तरह हंसने लगा। ओह गॉड, तुम भी ना, ये भी कोई मजाक करने का तरीका है भला? आई एम ए मैन, मैं एक मर्द हूँ। मर्द को दर्द नहीं होता। मेरा मतलब है मर्द कभी गर्भवती नहीं हो सकता। वही बाहर मौजूद लिंजी और वंशन दीवार पर कान लगाकर अंदर मौजूद 2 इंसान की बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। लगता है वो लड़का पागल हो गया है। क्या पागल हो गया? अरे गर्भावस्था की बातें सुनकर वो हंस रहा है। मुझे लगता है वो ये सुनकर पागल हो गया है। वही अंदर मौजूद वांगजी ने कहा इस दुनिया में ये संभव है, क्योंकि इस दुनिया को ओमेगा की दुनिया भी कहा जाता है, जहाँ इंसानों को 3 भागों में बांटा जाता है, अल्फा, ओमेगा और बीटा। इस दुनिया में आने के बाद से विंग एक ओमेगा बन गया था और विंग 6 महीने गर्भ से है, लेकिन इस दुनिया में बच्चे पैदा होने के लिए 18 महीना लगता है। इसलिए विंग का पेट उस दुनिया के हिसाब से 3 महीना जैसा लग रहा है, क्योंकि उस दुनिया में बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ 9 महीना लगता है। अभी उन दोनों का बच्चा 6 महीने का हो चुका है। उसने बेहुशियान के बारे में भी सब सच बता दिया और ये भी बताया कि विंग ही बेहुशियान का दूसरा जन्म है। विंग ने कहा उसे ये सब पहले से पता था, क्योंकि कबीले के बड़े बुजुर्ग नहीं चाहता था कि वांगजी उससे शादी करे, इसलिए वो अपने डिजिटल दुनिया में वापस लौट गया था ताकि वांगजी का ज़िंदगी आसान हो जाए और वांगजी उस राजकुमारी से शादी कर ले। असल में डिजिटल दुनिया में उसका कोई नहीं है, ना ही उसका परिवार है और ना ही उसका एक प्रेमी है जिससे वो बहुत प्यार करता है। पहले उसने जो भी कहा वो बस अपने दुनिया में वापस लौटने के बारे में उसने झूठ कहा था। यह वांगजी ने बताया उसने उसी दिन राजकुमारी को शादी के लिए मना कर दिया था जिस दिन वो राजकुमारी से मिलने गया था। यह विंग को पता चला वांगजी अपने पत्नी बेहुशियान के लिए बहुत लॉयल है। उसी ने वांगजी को गलत समझ लिया था। वांगजी ने कहा अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बड़े बुजुर्गों को समझा चुका है और इस बार बड़े बुजुर्ग उन दोनों के बीच नहीं आएंगे। इस तरह उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया और शादी के 12 महीने बाद विंग ने एक बेटे को जन्म दिया। वही डिजिटल दुनिया में रेयर ऑथर इलिंग पैट्रियाक की गायब होने की खबर चलने लगा। इलिंग पैट्रियाक ने आखिरी बार माई जर्नी इनटू अनदर हिस्टोरिकल वर्ल्ड नाम की एक नॉवेल पब्लिश किया था। उसके बाद से ही वो गायब है। उसके ऑडियंस उससे जानना चाहते हैं क्या वो और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉवेल लिख रहा है या फिर लिखने वाले हैं। क्या वो वापस से एक खतरनाक और अमेजिंग नॉवेल के साथ कमबैक करेंगे या फिर उन्होंने नॉवेल की दुनिया को छोड़ दिया है। फिर 1 महीने बाद इलिंग पैट्रियाक का एक नया नॉवेल पब्लिश हुआ जिसका नाम है माई यूनिक जर्नी इनटू द ओमेगावर्स। इस कहानी की पब्लिश होने के बाद लोगों के बीच फिर से एक बार हड़कंप मच गया। लोग इस कहानी में गहराई से डूब रहे थे। इलिंग पैट्रियाक के फैंस दिन ब दिन उसके कहानियों के लिए पागल हो रहे थे।
लोगों ने पहले पब्लिश किया गया किताबें और नॉवेल्स को भी खरीदना शुरू कर दिया था। उनको लगता था पहले पब्लिश किए गए नॉवेल्स और किताबों में भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ लिखे गए होंगे, और हुआ वैसा ही। उनको उन किताब और नॉवेल्स में भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ देखने को मिले, जो एक शांत इंसान के चरित्र और भावनाओं को दिखाता है और समझने में मदद करता है। सीधे सीधे तौर पर बोलने जाओ तो उन किताब और नॉवेल्स में अनजाने में ही विंग ने वांगजी के पर्सनैलिटी के बारे में लिख दिया था, जिस बारे में वो खुद भी अनजान था। लेकिन उस वक्त बहुत सारे नॉवेल्स और किताबें नहीं बिके थे, लेकिन अब वही सारे नॉवेल्स और किताबें बिक रहे हैं। एक शाम की बात है। विंग वांगजी के गोद में लेटा था और लिंगजी नन्हे भाई को गोद में लेकर वंशन के साथ खेल रही थी। विंग ने पूछा आखिर उस जन्म में उसकी मौत कैसे हुआ था, तो वांगजी ने बताया उसका पत्नी बेवुशान एक ओमेगा था, और बेवुशान को हमेशा लगता था ऐतिहासिक दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जिसे शायद आधुनिक दुनिया कहते हैं। लोगों को बेवुशान के बातों पर यकीन नहीं था, यहाँ तक कि वांगजी को भी यकीन नहीं था। बेवुशान को लगता था वो आधुनिक दुनिया का रास्ता खोल सकता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं था आधुनिक दुनिया जैसा कोई दुनिया है भी या नहीं। किसी को यकीन हो ना हो, लेकिन बेवुशान को पूरा यकीन था आधुनिक दुनिया जैसा दुनिया मौजूद है, और ऐतिहासिक दुनिया से होकर आधुनिक दुनिया में जाने का रास्ता भी कहीं ना कहीं मौजूद है। खुद को साबित करने के लिए वो कई सालों तक ईलिंग में जाकर एकांत में रहकर ऊर्जा और जानकारी इकट्ठा करता रहा। उसने खुद को एक अल्फा यानी वांगजी से भी ज़्यादा ताकतवर, होशियार और ज्ञानी बना लिया था। फिर लोग उसे ईलिंग पैट्रियार्क के नाम से बुलाने लगे। उसने बहुत मेहनत किया और कुछ सालों बाद उस रास्ते को ढूंढ निकाला, लेकिन जब उसने उस रास्ता को खोलने की कोशिश किया तब वो मारा गया। जब बेवुशान मारा गया तब उन दोनों की बेटी लिंगजी 5 महीने की थी। वंशन भी बेवुशान का बनाया गया एक किताब है, जिसे बेवुशान ने किताब के रूप में बनाया था और बाद में अपने मदद के लिए इंसानी रूप दिया था। वंशन के साथ बेवुशान ने एक ब्रश भी बनाया था जिसका नाम कुमकुम यानी झूशा थी, और झूशा बेवुशान के साथ उस हादसे में मारी गई थी। बेवुशान झूशा और वंशन को अपने साथ आधुनिक दुनिया में लेकर जाना चाहता था, और उस दुनिया में वो जो भी देखेगा उन सबको वो किताब यानी वंशन के अंदर कैद करना चाहता था। इसलिए उसने वंशन और झूशा को बनाया था। लेकिन उस रात उस हादसे में वो मारा गया, उसके साथ साथ झूशा भी मारी गई। उन दोनों के गुजरने के बाद वंशन बेकाबू हो गया था। उसके बाद मजबूरी में वांगजी ने अपने ही बेटी लिंगजी को कुछ शक्तियाँ दिया, और लिंगजी ब्रश बनकर वंशन को काबू करने लगी। वांगजी के पास उस वक्त नहीं था, और ना ही वो अपने पत्नी बेवुशान जितना ताकतवर और ज्ञानी था। वंशन बेकाबू हो गया था क्योंकि वंशन को उसकी पत्नी बेवुशान ने बनाया था। इसलिए बेवुशान के गुजर जाने के बाद लोगों ने वंशन का जिम्मेदारी वांगजी को सौंप दिया था। वो मजबूर हो गया था, इसलिए उसे अपने ही बेटी को ब्रश बनाना पड़ा। लेकिन तब तक वंशन सारी यादें खो चुका था, और एक इंसानी लड़की से ब्रश बनने के वजह से बचपन की यादें लिंगजी ने भी खो दी थी। इसलिए उन दोनों को ये नहीं पता कि बड़े बुजुर्ग उस रास्ते को खोलने के खिलाफ क्यों है। असल में लिंगजी इंसान है जो वांगजी और बेवुशान की बेटी है, लेकिन बाद में वो ब्रश बना ताकि वंशन को काबू में कर सके। इस तरह लिंगजी और वंशन का रिश्ता गहरा हो गया। वंशन को लगता है लिंगजी उसकी पत्नी है, असल में उन दोनों की शादी तो हुआ ही नहीं है। लिंगजी भी वंशन के साथ जुड़ चुका है, इसलिए उसे भी लगती है वंशन ही उसका पति है। खैर, तो अब आखिर में विंग को पता चल ही गया कि किस वजह से वो उस जन्म में मारा गया था। अच्छा, तो तुम्हारा कहना है मैं उस दरवाजे के वजह से ही मरा था, और अब मैं तुमसे मिली भी उस दरवाजे के वजह से ही। हांगवांगजुन, क्या लगता है अगर वो दरवाज़ा ना खुलता तो क्या मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाता? मुझे लगता है अगर वो दरवाज़ा नहीं खुलता तो तुम उस जन्म में नहीं मरते और हमेशा मेरे साथ ही रहते। उस जन्म में तुम मर तो गए, लेकिन आधुनिक दुनिया का दरवाज़ा खोल कर गए। ये तुमने अच्छा किया, क्योंकि हम उस दरवाजे के जरिए फिर से मिल पाए। तुम्हारे गुजर जाने के बाद उस दरवाजे को मैंने सुरक्षित बनाया। जिस रात तुमने उस दरवाजे को खोला था, उस वक्त तुम्हें नहीं पता था वो दरवाज़ा सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुमने अपनी जान गंवा दी और साथ में झूशा भी मारी गई। तुम्हारे गुजर जाने के बाद उस दरवाजे को मैंने सुरक्षित बनाया, फिर भी हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं चाहते थे मैं उस दरवाजे का इस्तेमाल करूं।
मैंने उस दरवाजे का इस्तेमाल अभी तक 3 बार किया है। तुम्हारे गुजर जाने के बाद हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। अच्छा, तो विंग को अब पता चला बेवुशन के साथ जो हुआ था वो चीज़ दोबारा किसी के साथ ना हो, इसलिए कबीले के बड़े बुजुर्ग उस दरवाजे को खोलने के खिलाफ थे। बेवुशन को लोग इलिंग पेट्रियार्क के नाम से बुलाते थे, इसलिए शायद विंग ने अपना नाम डिजिटल दुनिया में इलिंग पेट्रियार्क रख लिया था। और उसे वो सपना भी समझ आ गया जिसमें वंशन ने कहा था अच्छा होता उस रात विंग के जगह वो मर जाता। वंशन ने सपने में ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस रात दरवाजे को खोलने के बाद बेवुशन और जूशा मारी गई थी। वंशन उसे और जूशा को बचा नहीं पाया, इसलिए वो दोषी महसूस करता था। खैर, विंग ने पूछा वंशन और लिंगजी की शादी कब करवाएंगे। वांगजी ने कहा जब वो दोनों चाहे। फिर उन दोनों ने किस किया और इसी आखिरी सीन के साथ यह कहानी ख़त्म हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी के बारे में क्या राय है ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे इसी तरह के और चटपटे फैन फिक्शन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।